बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा बजट 2021 और 22 के हवाले से है। ऑल दो कि हम पिछले हफ्ते भी ये प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन उस वक़्त चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई थी और उस वक़्त तक क्या हुकूमत ने उसमें इक़दामात उठाए हैं, कौन से फ़ायदे के हैं, कौन से नुकसान के हैं, तो उस वक़्त तक इस पोजीशन में हम नहीं थे। तो लिहाजा हमने थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और इस प्रोग्राम को एक हफ़्ता डिले किया और आज हम जो है वो आपके सामने आए हैं। तो अब काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। असम्बली में भी इसके ऊपर बहस हो रही है, साथ साथ सूबाई असम्बली के बजट्स जो हैं वो भी पेश किए जा चुके हैं। अब इस बजट का जो लुब्बे लुबाब अगर हम अपोजिशन के हवाले से देखें तो वो अपनी माजी की कारकर्दगी जो है वो गिनवा रहे हैं और मौजूदा बजट में जो उनके एतराज़ात सबसे ज़्यादा सामने आए हैं वो ये हैं कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफ़ा किया जाए, चीनी, दूध, दही और दीगर अशिया पर टैक्स ख़त्म करें, मशीनरी पे टैक्स ख़त्म करें, मजदूरी 25,000 रुपये की जाए और अपने कारकर्दगी उनकी अगर देखी जाए तो उन्होंने LNG प्लांट लगाए, सड़कें बनाई, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया और दीगर इस तरह के अपने कारहाय नुमाया वो बता रहे हैं। जबकि अगर हम हुकूमती मुद्दा सुने टैक्स के हवाले से और बजट के हवाले से तो सबसे बड़ा जो उनका जो स्टांस है वो इस वक्त ये है कि उन्होंने मज़ीद कोई टैक्स नहीं लगाया, ठीक है, बल्कि उन्होंने ये किया है कि टैक्सों में भी जो है ना वो मज़ीद रियायत दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी गाड़ियों के ऊपर से भी कम की है और दीगर चीज़ों से भी कम की है ताकि इंडस्ट्री का पहिया जो वो एक तरह से चलना शुरू हो। अच्छा, इसी हवाले से बहुत सी टेक्निकल गुफ्तगू होती है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपनी इस गुफ्तगू को बहुत ही आसान अल्फाज में रखें ताकि जो हमारे आम सामीन हैं और नाजरीन हैं उनकी जो है वो समझ में चीज़ें आएँ। तो हम सिर्फ़ व सिर्फ अपने इस पूरे प्रोग्राम की गुफ्तगू को 4 चीज़ों के ऊपर रखेंगे कि ये जो बजट पेश किया गया है इससे महंगाई में कमी होगी, रोज़गार में इजाफ़ा होगा, गुर्बत में कमी होगी और बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होंगी या नहीं। तो हमें इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है कि GDP ग्रोथ का क्या टारगेट रखा हुआ है, टैक्स का क्या टारगेट रखा हुआ है, टैक्स टू GDP रेशो क्या होगा, डेट टू GDP रेशो क्या होगा। तो वी शुड बी वेरी प्रिसाइज कि महंगाई, रोज़गार और गुर्बत और बुनियादी सहूलियात, इसी हवाले से हम अपनी गुफ्तगू आज करेंगे। बड़ा एक्सक्लूसिव पैनल है हमारे साथ हैं इंजीनियर MA जब्बार साहब, ये फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टील के, उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी मेंबर हैं और सबसे बढ़कर जो है इस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं SDPI के। और इसके साथ दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो अशफाक तोला साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के। आजकल इकोनॉमी के ऊपर और टैक्स के ऊपर बड़े माहिराना तबसरे दे रहे हैं और बड़े वैल्यूएबल उनका फ़ीडबैक है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे आरिफ हबीब साहब, CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम। आरिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स का लेन देन होता है उसके ऊपर, शेयर्स के लेन देन के ऊपर जो कम किया और कैपिटल गेन टैक्स जो कम किया है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? आया कि इससे जो है वो जेन्युइन जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में वो आएंगे या वो रिवायती सट्टेबाजी को जो है ना दोबारा से वो मिलेगी? आई थिंक इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कि अब लोगों का, आपको तो पता है कि ज़रा इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है जी वो रिस्क बेयरिंग इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, और इसमें अगर ये टैक्स जो है कैपिटल गेन टैक्स कम होगा तो यूं इन्वेस्टर का यील्ड बढ़ेगा। ठीक है। जब इन्वेस्टर का यील्ड बढ़ेगा जी तो उनको तरगीब होगी कि वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है सर कि ये इंटरेस्ट रेट एक तरफ गवर्नमेंट ने 7% के ऊपर रखा हुआ है, तो ये 7% का जो इंटरेस्ट रेट है आपके ख्याल में ये सही है या इसको और कम होना चाहिए ताकि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें स्टॉक मार्केट की तरफ, या शेयर बेस्ड इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आ सके और स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाएं लोग? तो ये जो पॉलिसी रेट गवर्नमेंट का है उससे किस हद तक आप एग्री करते हैं? आई थिंक ये इंटरेस्ट रेट तो देखिए सिर्फ स्टॉक मार्केट की बेहतरी के लिए नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन के लिए और गवर्नमेंट की अपनी जो लायबिलिटीज हैं उनको कम करने के लिए ये डिजायरेबल है कि इंटरेस्ट रेट और कम हो। रीजन में जो है वो 4.25 और 5 के दरमियान जो है वो ये पॉलिसी रेट चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो नीचे आना चाहिए
ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट को जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन रेट को जो है वो नीचे लाना होगा। तो आई बिलीव कि अभी तो यूएस भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ ठीक है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बट आप जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही निग्लिजिबल है। ठीक तो आई है। थिंक डिजायरेबल तो ये है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है और कम होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। असल में उसकी वजह ये भी है कि इंटरेस्ट रेट अगर हम कम करेंगे तो ही लोग जो है वो इस तरफ आएंगे, क्योंकि मार्केट में इस वक्त अगर आप देखें कि ग्रोथ तो नज़र आ रही है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो या फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, लेकिन उसमें जो है ना अकाउंट रिसीवेबल का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर क्रेडिट सेलिंग कर रहे हैं और लिक्विडिटी की मार्केट में बहुत कमी है। तो ज़ाहिर है जब अगर ये इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो उससे मार्केट की लिक्विडिटी में भी इजाफा होगा। तो इससे इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं सर? नहीं, आई बिलीव कि मार्केट में लिक्विडिटी तो काफ़ी है। अच्छा। लिक्विडिटी तो आप ये देखें ना कि जो बैंक्स के जो इनका जो है वो लेंडिंग टू डिपॉजिट रेशो जो है वो बहुत ही कम है, बिलो 50 है। और मार्केट में अगर हम ये देखे जाए तो हमें काफ़ी लिक्विडिटी नज़र आती है, तमाम इन्वेस्टर्स जो है वो लिक्विड नज़र आते हैं। ठीक है। तो उस लिहाज से तो और फिर आप ये देख भी रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट भी जो है वो पॉजिटिव है इस वक्त। अच्छा। तो इस चीज़ के पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस स्टेज पे है कि यहाँ से काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं ये अपनी जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर एक खुदा न खास्ता अगर ये आने वाले साल में फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमारे बैरूनी मुल्क लोग बैठे हुए उन्होंने कम की, तो और गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत काफ़ी हद तक जो है वो कम हुई है। तो इस सूरत में आपके ख्याल में गवर्नमेंट के पास कोई और बेल आउट प्लान है या नहीं है, या स्टिल फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर ही रिप्लाई करेंगे? क्योंकि एक तरफ ये गंदम की भी इंपोर्ट का प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं, एक्सपोर्ट कोई अपेरेंटली लग नहीं रहा कि बढ़ रही हैं, तो हम एक मरतबा फिर कहीं मतलब उस ट्रैप की तरफ तो नहीं जा रहे जिससे हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो रेमिटेंसेस हैं, ये रेमिटेंसेस बढ़ने की बजाय ज़्यादा जो है वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो है, ये जो रेमिटेंसेस पहले हवाले के ज़रिए आते थे, अच्छा, अच्छा। वो सारे नॉन बैंकिंग चैनल से आते थे, ओके। उनमें काफ़ी खातिर ख्वाह कमी आई है। तो अच्छा। उसकी वजह से ये रेमिटेंसेस जो है वो आपको बढ़े हुए नज़र आते हैं, नंबर वन। ठीक नंबर है। टू, क्योंकि हज और उम्रा और ये बंद है, फिर फॉरेन जो है वो ट्रैवलिंग बंद है, तो उसकी वजह से वो जो ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड होती थी वो उसमें कमी है, तो वो भी जो है वो सारा बैंकिंग चैनल के जरिए जो है वो आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली इसका अल्टीमेट हल तो जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और ठीक है। एक्सपोर्ट को जब हम बढ़ाएंगे तभी हम जो है वो हमारा डॉलर रिजर्व्स वगैरह जो है वो बेहतर होंगे, और हमारी रेटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, मौजूदा टैक्स सर आपको लग रहा है कि महंगाई में कोई कमी लाने का बाइस बनेगा? इस टैक्स में कोई इस किस्म के इकदाम किए गए कि टैक्स में कमी होगी या एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, या जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? क्योंकि देखें ना, अगर इंटरनली चीज़ें महंगी होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगी तो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस हवाले से काफ़ी होपफुल हैं, या आप कोई मशवरा देना चाहेंगे शौकत तरीन साहब को कि किन लाइन्स के ऊपर जो है ना फर्दर फोकस किया जाए कि हमारी जो है वो इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाए और महंगाई में कमी हो, रोज़गार में इजाफा हो, गुर्बत में कमी हो? आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि शायद महंगाई जो है में कमी जो है वो मैं इतनी नहीं देखता। अच्छा, महंगाई में उसकी कमी वजह आप नहीं ये है देखते? कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो हाई हैं, और चूंकि कई एक प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट होती हैं, और अब तो पिछले साल जो है वो फूड आइटम्स भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी, तो उसकी वजह से मुझे इसका चांसेस कम लगते हैं कि इस साल में कोई महंगाई में जो है वो कमी खातिर होगी। ख्वाह कोई कमी आएगी। और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से सर? आई थिंक उसका हल जो है वो मेरी नज़र में ये है जी जी। कि आप बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाएं। अच्छा। इन तमाम शोबों में जो है वो एक्टिविटी बढ़ाएं, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें सर्विसेज हैं, इन सबको बढ़ा के
लोगों की जो है वो इनकम बढ़ाने के इंतजाम करने चाहिए। और अच्छा, अगर वो हमारी ग्रोथ जो है वो उसमें इजाफा होगा, खातिर ख्वाह इजाफा होगा, ठीक तो है। फिर ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और अगर डिमांड ह्यूमन रिसोर्स की बढ़ेगी तो हम्म। फिर जाहिर है उनकी प्राइसेस भी जो है वो बढ़ेंगी, उनकी इनके वेजेस भी जो है वो बढ़ेंगे। तो इस ठीक है। तरह जो है वो ये इस मसले को हल किया जा सकता है। ना ठीक है। कि ये कि कीमतों को या सब्सिडी ज्यादा देकर जो है वो, मैं नहीं समझता कि उसका हल इतना पॉसिबल है। ज्यादा हल ये है कि आप एक्टिविटी को बढ़ाएं, लोगों की आमदनी बढ़े, तो उससे जो है वो ये इस महंगाई को जो है वो फेस कर सकेंगे। ठीक हो गया। हम आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आपके साथ आइंदा भी इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है माहिर टैक्स उमूर और माहिर माशियात हैं, आई कैप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब अशफाक तोला साहब ने। आजकल जो है ना ये भी शेख रशीद बने हुए हैं और इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। इन्होंने कहा था कि जी हुकूमत टैक्स का टारगेट पूरा नहीं कर सकेगी, वैसा ही हुआ। तो अब हम तोला साहब से पूछेंगे, सर ये 2021-22 के लिए टैक्स के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जो साहब, मसला ये है कि देखें ये टारगेट तो बड़ा एम्बिशियस है और कोई बईद नहीं है कि आपको चेजिंग टारगेट रखने चाहिए, मगर जो जमीनी हालात और हकायक ये बताते हैं कि इसको अचीव करना बहुत मुश्किल ही होगा। क्योंकि देखें अगर 4700 अरब भी आप कलेक्ट कर लेते हैं जून 30 तक, और अगर आप अपनी शरह नमो और अगर आप अपनी अफरात घर को ऐड भी कर लें तो 5300 से ज्यादा आपका नहीं बनता। ठीक है। मगर अगर फर्ज करें 200 बिलियन आपने अगर कर भी लिए ज्यादा करके, तो 5500 बिलियन से ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहा, अनलेस के कोई बहुत बड़ा आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर जाए और आप अगर उसमें जो कैश इकोनॉमी है या इंटरेस्ट रेट कम कर दें, तो मेरा ख्याल है शायद इसमें चांस है। बिकॉज कि अगर आप ज्यादा करने जाएंगे टैक्स कलेक्ट तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है फिर आपकी परचेजिंग पावर कम होगी और परचेजिंग कम। नहीं तोला साहब, एक जो है ना मुझे किसी ने लतीफ़ा सुनाया था, और लतीफ़ा ये सुनाया था कि मैंने कहा भाई कोई ऐसा तरीका बताओ कि टैक्स लगाए बगैर जो है वो हम अपना जो है वो जीडीपी बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि जी टैक्स जो है वो आप इन्फ्लेशन बढ़ा दें, इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा और जीडीपी भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं करने जा रही हुकूमत के महंगाई जो है ना वो बढ़ा देंगे अगली बार और टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? जैसा कि इस मरतबा भी आप देखें काफ़ी हद तक जो टैक्स कलेक्शन 4000 का फिगर जो अबूर हुआ है उसमें भी आपको इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो सब्सटेंशियल नज़र आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपके यहाँ से कोई इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से आपका टैक्स बढ़ सकता है। अच्छा, अगर देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर भी कम होगी ना। ठीक है। तो अगर परचेजिंग पावर भी कम होगी और टैक्स की चोरियां भी होंगी, ठीक है, तो आप लो इन्फ्लेशन पे जब भी रखेंगे, लो इंटरेस्ट रेट पे रखेंगे और मैनेज अगर आप रखेंगे, जो मेरी पुरानी रेसिपी है, हाँ, इसके बाद मेरा ख्याल है आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो रेसिपी मैंने इनको 2 साल पहले बताई थी जिसपे अमल पैरा नहीं हुए और 4300 अरब का नुकसान कर दिया इस कौम का, तो अब शायद अगर समझ आ गई तो मेरे ख्याल से अब इस रेसिपी को लेके आगे चलना। अच्छा, इसी रेसिपी को लेके आगे चलना पड़ेगा। और मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये जो 5000 प्लस का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है तो ये बहुत मुश्किल है अचीव करना, इवन अगर हम उसमें इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट और दूसरे जो असरात हैं महंगाई वगैरह के मिला के भी, तो भी शायद ये अचीव ना हो। अच्छा, दूसरा सर ये टैक्स के हवाले से ही बात है, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दूसरी वगैरह ये गाड़ियों वगैरह के ऊपर से गवर्नमेंट ने कम की है, तो इसकी वजह से आपका क्या ख्याल है, इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा रहे? नहीं, ये एक्चुअली 850 सीसी पे आपने की और 850 सीसी सिर्फ एक ही कंपनियां बनाती है और उसके मेरा ख्याल है शायद 2 ही मॉडल है, एक 800 सीसी है और एक 650 सीसी है। ठीक है। तो वो 2 मॉडल मेरा ख्याल है इतना इम्पैक्ट आपको नहीं करेंगे और मेरा ख्याल है इसमें हार्डली आपका 5-6 अरब का फर्क पड़ेगा, इतना तो लंबा चौड़ा नहीं है। और 850 सीसी की एफसीडी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है अगर
वो होती ही नहीं है। इसके अलावा और इम्पोर्ट पे तो उन्होंने नहीं किया वैसे भी कम। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं। और अब तो माशाल्लाह लोगों के पास इतना पैसा आ गया है जो 850 सीसी तो देख ही नहीं रहे। ठीक हो गया सर। अच्छा ये बताएं सर कि ये जो मज़ीद गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन की तरफ अगर जाते हैं तो टैक्स से हट के जो है वो किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए? आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन में भी जो है वो मेंबर हैं उसके, तो पिछले 2-3 साल से आपने कितना रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करके दिया? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन से रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब ये है कि आप एक किस्म का लॉस भी कम कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हम। जब एसेट बेचते हैं तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा है, उसको रेवेन्यू हम नहीं कह सकते। दिस इज अ कैपिटल रिसीट। हाँ, वही कैपिटल रिसीट, वही मैं कह रहा हूँ टैक्स से हट के। जी जी हाँ, तो देखिए अब होता ये है कि प्राइवेटाइजेशन का जब प्रोसेस था एक स्टेज पे जाके स्लो हो गया था, बिकॉज जब आपकी कंट्री में डीवैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है तो इन्वेस्टर अलर्ट हो जाता है और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देता है। बिकॉज की अगर उसकी इन्वेस्टमेंट डॉलर टर्म्स में वो देखता है तो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो अच्छा। इसमें लोगों का यही परसेप्शन होता है हमेशा कि नहीं, हमें इस किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जब आपकी करेंसी स्टेबल होगी और आपके हालात ठीक होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर भी आएंगे। आप ये देख लें, मईशत आपकी ठीक भी हुई मगर आपकी FDI कम आई। ठीक है, तो ये इसके बाद मेरा ख्याल है प्राइवेटाइजेशन का दौर अब शुरू होने वाला है और मेरा ख्याल है 10-12 ट्रांजैक्शन ऑन कार्ड है और हो जाएंगी, ऐसा कोई मतलब। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस मरतबा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 404 बिलियन रुपए का जो है वो टैक्स जो है वो टारगेट रखा है, जबकि इसके मुकाबले में जो सिंध गवर्नमेंट है वो 329 बिलियन का टारगेट उन्होंने सेट किया है। तो आबादी के तनासुब से या रकबे के तनासुब से भी देखा जाए तो आमतौर पर सिंध की गवर्नमेंट को तो बहुत मतलब वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन इन फिगर्स और आप ये देखें तो बहुत कम है ये फ़र्क, तकरीबन 70-75 बिलियन डॉलर का फ़र्क है। तो सॉरी 70-75 बिलियन रुपए का फ़र्क है। तो आपके ख्याल में पंजाब में टैक्स कलेक्शन में और ज़्यादा मार्जिन है या नहीं है? क्योंकि देखें आप, जैसे पहले तो कराची को ही माशी हब कहा जाता था, लेकिन अब माशाल्लाह पंजाब में भी इंडस्ट्री लग चुकी है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और ऐसे ऐसे मेगा सिटीज़ जो हैं वो बन चुके हैं। तो उस हवाले से ये टैक्स कलेक्शन जो है वो आपके ख्याल में कम है या आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? देखिए, कराची माशी हब था, है और रहेगा। सिंध का जो टैक्स है, एक तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और एक सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बजट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा ख्याल है 20 अरब का फर्क वहां होता है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरा ख्याल है आपका बहुत कम फर्क होता है। रीजन ये है कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है और स्टैंपिंग वगैरह का काफी रेवेन्यू होता है। दूसरा, मोटर व्हीकल टैक्स आपको काफी यहाँ से मिलते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ज़राअत के तो दोनों सूबों में वही टैक्स कोई नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कोई इतना पहले भी फर्क नहीं था और इस मरतबा भी कोई इतना फर्क नहीं होना चाहिए, मगर बेहतर ये है कि अगर ये टारगेट रियलिस्टिक बेस पे सेट किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो तरक्याती जो बजट है इस मरतबा गवर्नमेंट ने जो रखे हैं डेवलपमेंट और नेट लैंडिंग के लिए जो प्रपोज किए हैं वो 792 अरब रुपए के करीब किए हैं। तो आपके ख्याल में ये 792 अरब जिनमें सूद की अदायगी भी शामिल है और डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर भी शामिल है, तो ये फिगर आपको लगता है कि जस्टिफाइड है या इसमें भी मज़ीद इजाफा होना चाहिए था ताकि जो है सनती और ज़रूरी तरक्की और GDP ग्रोथ का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है उसको अचीव किया जा सके? तरक्याती बजट का हमारा ये रिकॉर्ड रहा है पिछले सालों में कि कभी भी पूरा नहीं होता और अगर फर्ज करें कहीं बजट डेफिसिट आता है, रेवेन्यू में कमी आती है, तो रेवेन्यू का भी आपको पता है नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है और टैक्स रेवेन्यू भी है। तो अगर टैक्स रेवेन्यू 5,829 बिलियन हमने रखी है, अगर कहीं भी कम होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपको पता है कम नहीं होते, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपके कम नहीं होते। तो सबसे पहली जो तलवार चलती है वो तरक्याती बजट में चलती है। इस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम लेवी है, स्टेट बैंक के प्रॉफिट है, ये बहुत बड़ा बड़ा फिगर होता है और स्टेट बैंक के प्रॉफिट तो अभी भी अचीव हो जाएंगे। अगर पेट्रोलियम लेवी अगर हम लगाने गए और इन्फ्लेशन इस पे आया तो फिर अगेन आपका एक विशियस सर्कल है मईशत का,
वो घूम जाएगा और फिर वही आपके टैक्सेस कम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी पूरी तरीके से खर्च हो, मगर आसार ये नजर आते हैं माजी की तरह 4-5 सालों में देखा है कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हमारे खर्च पूरे नहीं होते। तो आपको लगता है कि ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि हुकूमत तो जो है वो गंदम इंपोर्ट करने के फैसले करके बैठी हुई, बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसे बिजली, पानी, गैस और इन तमाम सहूलियात की फराहमी में मौजूदा हुकूमत का क्या किरदार है? क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत जो है वो बुनियादी सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रही है या उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, ज़राअत की पैदावार जो आप कहते हैं वो बहुत से चीज़ों पे मुनहसर होती है। खुदा ना खास्ता फ्लड ना आ जाए, पानी की फराहमी टाइमली हो जाए, बीज आपको सही मिले, कोई लोकस्ट का अटैक ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस मरतबा जो माशाल्लाह से पंजाब की जो दिखाई गई है शुगर केन, वीट, मेज और राइस की जो प्रोडक्शन, तो मैं समझता हूँ ये तो एक मिसाली है और अल्लाह करे इसी किस्म की मिसालें आइंदा भी गालिब हों और ये फिगर सही हो। तो मैं नहीं समझता कि कोई ग्रोथ जो उन्होंने टारगेट की है उसमें मुझे कहीं नहीं लगता कोई आर हो। अगर इस किस्म की क्रॉप और अगर ये फिगर सही है तो मैं समझता हूं कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जहां तक टैक्स टारगेट का सवाल है, ये बड़े एम्बिशियस टैक्स टारगेट्स हैं और नो टू डाउट ओपिनियन के यहाँ मेरा ख्याल है हमारी मईशत की एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप टैक्स इकट्ठा कर लेंगे मईशत नहीं चलेगी, तो मेरा ख्याल है ये हमारी खाम ख्याली होती है। जब तक मईशत का पहिया नहीं चलेगा टैक्स का आना नामुमकिन होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक एस्टीमेट है 5500 अरब होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट अल्लाह करे 5829 की जगह 5900 अरब करे ताकि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा रोम हो। हम आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आपके साथ आइंदा भी इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। सर, ज़रा ये जो 4 हमने बुनियादी नुकात रखे हैं कि महंगाई, रोज़गार और गुर्बत, इसके हवाले से ये मौजूदा बजट जो है चाहे वो सूबाई हो या फेडरल हो, किस हद तक मुआविन साबित होगा? देखिए, आप कि ये जो चीज़ें जो आपने बताई, महंगाई, रोज़गार और गुर्बत, इन सब चीज़ों का एक्चुअली एक कोरिलेशनशिप बनता है, यानी एक की अफजाइश और एक की जो है वो नीचे आना दूसरे के लिए ऊपर बढ़ाने के असबाब पैदा करता है। अब जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक या मैं कहूँ के जो मुस्तनद इदारे हैं, थोड़ी देर के हम हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो एक जो टारगेटेड चीज़ें होती हैं, जो एस्टिमेटेड टारगेट्स होते हैं, उसमें ये तकरीबन समझे कि ये 9 और 10% के दरमियान इस महंगाई के, जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन के रहने के इम्कानात हैं, जिसको गवर्नमेंट ने 8% क्लेम किया, जिसको कम करने की जो है गवर्नमेंट के जो तखमीने होते हैं वो अक्सर मेरा ख्याल है कि जब बिल्कुल ऐसा ही है, जब उस तखमीनों को हम कहते हैं टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है 20 से 30% का। मगर अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखें, बजट में 2 चीज़ें ही होती हैं, एक होती हैं नीड्स और एक होती हैं रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेज जो हैं उसको बढ़ाने की काविशें की जा रही हैं। आपके नीड्स जो हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। उस एक हिस्सा जिसमें आप कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते हैं, बेसिक नीड्स आपको जो है वो लोन्स और इंटरेस्ट की अदायगी करनी है, आपको डिफेंस के ख़यालात करने हैं, आपको ये इतनी बड़ी हुकूमत चलाने के लिए 1000 अरब से ज़्यादा चाहिए। मगर दूसरी जो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि वो एक्सपेंडिचर, यानी बजट का वो हिस्सा रेवेन्यू के तकमीम के बाद एक्सपेंडिचर है, जिसमें अलोकेशन तो आप करते हैं मगर उसमें रद्द बदल करने की गुंजाइश बहुत होती है इन अकॉर्डेंस विद दी सप्लाई साइड के आपके जो रेवेन्यू के जो एस्टीमेट्स हैं उसमें कोई कमी आती है तो वो चीज़ें तब्दील, वहाँ पे इस अंसर बेरोज़गारी के हवाले से हम बात कर सकते हैं। बेरोज़गारी के हवाले से बात कर सकते हैं, महंगाई के हवाले से बात कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि ग्रोथ के हवाले से बात कर सकते हैं। तो जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है तो इस वक्त वो लोग जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल एक अशारियों के हवाले से जिसको हम कहते हैं कि गुर्बत की लकीर या उससे नीचे वाले लोग, हुकूमत के 4 साल के पहले
जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ थी जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया वो 24% के करीब थी। आज एहसास प्रोग्राम की चेयरमैन भी यही कह रही हैं, अगर वो थी तो गैर मुस्तनद इदारे मिलजुल के इस एवरेज को कोई 30 और 40% के दरमियान बताते हैं। तो हमें इस वक्त हुकूमती इस्तेहकाम के लिए और एक हुकूमत के वो अज़ाइम के वो दूसरी बार भी हुकूमत में आए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक टारगेटेड एक गोल होना चाहिए हुकूमत के लिए, वो है आपकी महंगाई को कंट्रोल करना। अब हम आएँ कि महंगाई के कंट्रोल में हम इसको अगर किसी तरीके से इन अनासर को तकसीम करें और ये देखें कि हुकूमत ने क्या किया है। अगर इस बजट में कोई इस बेरोज़गारी के इख्तिताम अगर न सही किसी हद तक इसको कम किया जा सकेगा या नहीं, तो मेरे अपने ख्याल में कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो चीज़ें उस इस्लाह की तरफ नहीं जा रही हैं जिसको हम कहें कि आप महंगाई के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। आपके थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, आपके सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं जिसको हम कहते हैं कि 6 शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स में, उस एग्जेम्पशनों में बहुत सारी चीज़ों से वो एग्जेम्पशनों की मराहत उठा ली गई हैं जो खाने पीने की अशिया के ज़मरे में आती हैं। चीनी के सिलसिले में इतना सारा एक पॉलिटिकल और बहुत सारी बातें हो रही है, मगर चीनी को भी अब यानी रिटेल प्राइस का एक हिस्सा बना दिया गया है। जब आप मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये गवर्नमेंट के दावे हैं। अभी सुनने में एक खबर ये आई है कि गवर्नमेंट जो 30 लाख टन जो है वो गंदम दरामद करने की भी इजाज़त दे दी है। तो एक तरफ तो ये दावे कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। अब 30 लाख टन गंदम का मतलब है तकरीबन 1.4 बिलियन के इम्पोर्ट्स। तो जब ये इस तरह इम्पोर्ट्स और हमारा जो गैर मुल्की जो हमारे बाहर बैठे हुए बहन भाई हैं उन्होंने जो पैसे रेमिटेंस के ज़रिए हमें यहाँ भिजवाए हैं वो हम खर्च करेंगे गंदम के इंपोर्ट के ऊपर, तो फ़ायदा क्या होगा फिर उसका? देखें फिर किस किस्म की ग्रोथ है, किस ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं? देखें, वैसे तो एक वो स्ट्रेटेजी एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें आप प्राइजेस को स्टेबलाइज कर सकें जो हो नहीं रहा है इस मुल्क में। यानी ख़ुद आपके वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि 4 रुपये वाली चीज़ जो एक फार्मर किसी को दे रहा है मिडल मैन को, वो जब आगे होल सेलिंग और रिटेलिंग के ऊपर बाईपास होगी तो वो तकरीबन 400 से 500% उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि ये हमारी नालायकी है। इस मामले में मैं कहूँगा कि वो बड़े मेरा ख्याल है कि एक लिबरल किस्म के इंसान हैं जो इस नालायकी को तस्लीम भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत की वो मशीनरी जिसको हम कहते हैं कि हमारे PS और DMG अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एक पूरी फ़ौज है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस, कंट्रोल, सर्विलेंस के लिए। उनको एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़म्स जो हर सूबे में एक एक महकमा बना हुआ है, अगर वो वहाँ पे अपना काम मुनासिब तरीके से करें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, मगर काफ़ी हद तक ये जो स्पेस है असली कीमत उस अजनास की जो फार्मर दे रहा है और उसके रिटेल के बिक्रे के बीच में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कुछ कंट्रैक्शन हो सकती है। यही एक महंगाई को कंट्रोल करने के रीज़न्स हैं। दूसरे फिस्कल पॉलिसीज़, आप फिस्कल पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है ना आप फूड रिलेटेड, क्योंकि फूड बास्केट जो है, देखिए मैं इस वक्त जो बात कर रहा था ना सर, वो आपने गंदम की बात की, मैं आपको बताता हूँ ना, वो हम यहाँ पे इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें ना तो इस वक्त जो गंदम गवर्नमेंट परचेज़ कर रही है उन्होंने 1800 रुपये का रेट रखा हुआ है पंजाब में, 2000 का शायद सिंध में। अच्छा, लोग वहाँ पे फार्मर जो है ना वो ब्लैक में बेच के इसको ज़ख़ीरा कर रहे हैं और ज़ख़ीरा इसीलिए कर रहे हैं कि या तो वो अफ़गानिस्तान में चली जाएगी, ठीक है ना, या फिर ये है कि यहाँ पे वो महंगे दामों में बेचेंगे। तो इस इम्पोर्ट लेड ग्रोथ से आपको क्या लगता है कि ये इम्पोर्ट लेड ग्रोथ नहीं है? जिस तरह गाड़ियों के ऊपर जो है इन्होंने सेल्स टैक्स जो है वो ख़त्म किया है, तो तकरीबन 70% जो हमारी आबादी है वो इस किस्म की है कि जिनको शायद मोटरसाइकिल उन्होंने अवेलेबल ना हो। देखिए इसका मैं जवाब ना कुछ, लेकिन अब उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ेंगी, फ्यूल कंजम्पशन में इजाफा होगा, तो ये सारी इंपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा रहे क्या? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें बात दरअसल ये है, आपने खुद ही कहा कि प्राइस सपोर्ट, फिर इंटरनेशनल प्राइजेस में जो भी फ़र्क आता है उसके वजह से पाकिस्तान में स्मगलिंग भी शुरू होती है, क्रॉस द बॉर्डर जाती है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम विद इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान
इज लेस देन द अफगानिस्तान इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक तो बात ये होगी, एक्सेसिबिलिटी भी है। ये दूसरी बात है कि प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में डिप्रेस हो जाएं तो हम भी मजबूर हो जाते हैं कि इन प्राइसेस को किसी तरीके से अगर एब्जॉर्ब न करें तो कम से कम इसको बढ़ा भी न सकें। मगर जो बात अभी आपने की, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है, मैं बातें उनकी कहता हूँ। सही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी इस प्राइस स्टेबिलिटी को जो हमारी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन उसका इजरा नहीं कर सी, उसके लिए हम बफर स्टॉक्स रखेंगे। हम बफर स्टॉक रखकर जब मार्केट में ज़्यादती होगी आम लोगों के साथ और कीमतें बढ़ेंगी तो उसको एक आर्टिफिशियल वे में मसनूई तरीके से सप्लाई एंड डिमांड की एक मसनूइयत पैदा कर कर आपकी प्राइजेस बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे, तो हम उस वक्त स्टॉक फेंकेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये उसके अपने जहन की एक मेरा ख्याल है कि एक हिस्सा है कि हम कुछ इम्पोर्टेड स्टॉक को एक किस्म का एक बफर स्टॉक रखें। 4 बिलियन रुपीस हैं। लेकिन वो तो अब अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो इस मुल्क में 1.5 बिलियन की कोविड के लिए इंजेक्शंस भी अप्रूव हो चुकी हैं। हम अपनी इंजेक्शनों को और रिसर्च में इतने वीक साबित हुए हैं कि हम जो है मेरे अपने ख्याल में कि सिर्फ बातें करते रहे हैं और आखिर में हम आकर इंपोर्ट के ऊपर ही जो है वो हमें 22 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगानी है। तो अगर आप इंपोर्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली इंपोर्ट कंजम्पशन इकोनॉमी। पाकिस्तान की अगर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को, जिसमें आगे आपके बेरोज़गारी है, ग्रोथ है, उसको अगर जायज़ा लें तो हमारी पॉलिसियाँ तो 2007 से लेकर 2020 और 21 तक इतनी ख़राब रही हैं सनत के हवाले से कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी 18.5 पे थी 2007 में। आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 13% पे आ चुकी है। हम 5% बेसिस पॉइंट गंवा चुके हैं। दैट शोज़ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग में लोग ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सर एलएसएम का तो ये कहा जा रहा है कि उसमें तो ग्रोथ हुई है, उसमें सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, उसकी तो मतलब जो ग्रोथ हुई है उसमें इजाफा उनकी सेल्स में रिकॉर्ड किया गया, ऑल दो कि वो करंट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरा साथ ही साथ हम आएंगे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि अब आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी मेंबर हैं और स्टील मिल के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो अब ये एक तो स्टील मिल का जो है ना, ये क्या आपके ख्याल में हाल है? स्टील मिल मतलब मुस्तकिल हम इसका खसारा आवाम अपनी जेब से भरती रहे। नंबर 2, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन की अब तक कारकर्दगी क्या है? इन्होंने कुछ बेचा भी है, कोई रेवेन्यू भी जनरेट करके दिया है, या अभी तक कोई लॉस, कोई एक आध छोटा मोटा बिजली घर ही बेच दिया हो? तो इसके ऊपर ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, मैं ज़रा मुहतात तरीके से बात करूँगा क्योंकि मैं किसी एक गवर्नमेंट के इदारे को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ और किसी एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा गैर मुहतात रवैया भी मैं इख्तियार कर सकता हूँ। ठीक है। अब आपने जो बात की वो एक मुल्क की इंटरेस्ट के हवाले से मेरा ख्याल है। पाकिस्तान में जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट आया कि हुकूमत ने तमाम प्राइवेट इदारे जो है वो में आए गए और यहाँ पे जो एक ट्रेंड शुरू हुआ कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बिजनेस को चलाएगा, वो टोटल फेल्यूर में चला गया। उस फेल्यूर की वजह यह है कि आज हम 1200 अरब रुपए की वो लायबिलिटी लेकर खड़े हैं जो स्टेट एंटरप्राइजेस के न चलने के वजह से हम अदा कर रहे हैं। देखें, लेकिन आपके ज़माने में तो स्टील मिल फ़ायदे में नहीं थी। देखें, स्टील मिल जो है वो पाकिस्तान में यानी सारे इस अपनी ज़िंदगी में उसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी प्रॉफिट में जो है वो लगाई, उससे बाकी ज़िंदगी जो है उसमें लॉसेस प्रॉफिट की एक एक्युमुलेटेड फिगर थी। और 2006 और उसके बाद आके ये एक साथ ही 26 अरब रुपये का इसने नुकसान शो किया। जब ये नुकसान शो किया तो वहाँ पे एक सीरियसनेस होनी चाहिए थी, जिस चीज़ को हम कहते हैं कि एक वो अकाउंटेबिलिटी, कि आखिर ये नुकसानात की ज़िम्मेदार कौन हैं। अगर आप पहले ही साल में इस अकाउंटेबिलिटी को पूरा कर लेते तो शायद वो बढ़ते हुए रुझानात जो अमली तौर पर रजिस्टर हुए कि मज़ीद लॉसेस होते रहे। और आज भी स्टील मिल 2015 में जब बंद की गई तो हुकूमत पाकिस्तान के एक इदारे ने उसको बंद किया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी मेरे लिए काफ़ी एक काबिल तशवीश बात है कि सुई सदन गैस जो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है उसने गैस बंद करके स्टील मिल को बंद कर दिया। अब अच्छा। स्टील मिल जो है एक मार्जिनल प्रॉफिट्स के ऊपर या एक गोइंग कंसर्न जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं, उसके तौर पर रहते हुए अगर
ये प्राइवेटाइज हो जाती तो इसकी कीमत भी अच्छी मिलती और कदरे इसकी रिहेबिलिटेशन कॉस्ट जो है वो भी कम रहती। मगर हमने इसको 2015 से बंद कर इसको हमने एक किस्म का एक स्क्रैप यार्ड बनाकर खड़ा कर दिया है। मुझे ये बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री, आप भी माशाल्लाह एक फाइनेंशियल सेक्टर के आदमी हैं, किसी भी चीज़ को आप 5 साल अगर इसी तरह छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताएं ना, हल क्या है? हाँ, सोल्यूशन तो ये है कि मेरा कि जितना जल्दी इस इदारे को रिहेबिलिटेट किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान का मैं आपको नुक्ता नज़र बताता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि हम इसको टोटली किसी के हवाले नहीं करेंगे, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि इसके मेजर शेयर्स जो है वो हम मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ किसी पार्टी को देंगे। उसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। चूँकि सब ये बताएं हल क्या है? ये हम इससे निकल आएंगे इस स्टील मिल के खसारे से किसी भी तरीके से या नहीं? देखिए, जितना जल्दी जो है वो इसमें एक मुस्तनद किस्म की पार्टी ले आएँ या इवन यहाँ के एक मुस्तनद किस्म के लोगों के साथ कोई इन्वेस्टर ले आएँ, उनकी सर्विलेंस हो, उनकी इन्वेस्टमेंट हो, मगर जितना जल्दी हो हम इस जो एक रजिस्टर्ड लॉसेस से बाहर निकलेंगे। क्योंकि इसके बंद होने में, आप तो फाइनेंशियल आदमी हैं, किसी चीज़ के बंद होने के अपने एक लॉसेस हैं। ठीक, जो स्टील यानी मिल आपके कहने का मकसद है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर स्टील मिल को चला के थोड़ा बहुत धक्का दिया जाए तो ये किसी तरीके से लॉस मेकिंग से ब्रेक इवन पे एटलीस्ट आ सकती है। मैनेजमेंट वो करें या लोकल इन्वेस्टर्स को ले आएँ, वो इसमें इन्वेस्ट करें। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन कमीशन काम कर रही है। मुश्किलात प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सामने ये ज़रूर मुश्किलात भी आती रहेंगी, भी करते ही रहेंगे, हल पता नहीं कब निकलेगा, ये पता नहीं कब इस तरह होगा, कौन जीता है। हमारा एक नेशनल एसेट है और मेरे ज़ाती ख्याल में कि स्टील जो है वो किसी कौम के तरक्की के हवाले से एक इशारिया होता है। स्टील और एंड ऑल पेट्रोकेमिकल रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग वगैरह, ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं आपके मैन्युफैक्चर मर्चेंडाइज की, बेसिक चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन की, बेसिक चीज़ें हैं हर इंडस्ट्री के डिमांड के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपने तमाम हमारे जो मेहमान थे उनकी गुफ्तगू सुनी। जो मेरी समझ में जो उनकी गुफ्तगू के बाद जो बातें आई हैं, ज़्यादातर जो हमारे जो मेहमान थे उन्होंने इस बात के ऊपर एग्री किया कि ये जो मौजूदा बजट है ये महंगाई में जो है वो कमी का कोई ख़ास बाइस नहीं बनेगा। और मौजूदा जो बजट है इसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि महंगाई में ख़ात्मे के लिए जो जेन्युइन किस्म के जो इक़दाम हैं वो किए जाएँ। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को भी रिड्यूस करने की बात की गई ताकि जो है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो मुल्क में जनरेट किया जाए। बिज़नेस एक्टिविटी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए इक़दाम किए जाए ताकि जितनी ज़्यादा इकनॉमिक और बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ेगी उसी हिसाब से जीडीपी ग्रोथ में जो है वो इजाफ़ा होगा, जीडीपी में इजाफ़ा होगा, मुल्क की तरक्की में इजाफ़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट में इजाफ़ा होगा। और साथ ही साथ जो है वो हमारे टैक्स माहिर जनाब अशफाक तोला साहब ने कहा कि ये जो टैक्स का टारगेट है वो भी गवर्नमेंट को रिवाइज़ करना पड़ेगा और उसके बाद उन्होंने अपना जो कोई फार्मूला था वो भी आपको बताया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, उम्मीद है पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।